चोप त्रम थन चोट ने अमेरिका में अपने परिवार से मिलते समय एक सान किलो सूजी राक्षस बनने की शक्ति पाई। पास के एक यात्री की मदद से तुरंत राक्षस बनकर वह उसकी पत्नी को बचाने निकला। वहां हड्डी देखकर उसने उसे जमीन से जोड़ दिया और दूसरों को काटे जाने के डर से खेलने की हिम्मत नहीं की। उसका परिवार उसे राक्षस जानकर मासूम चला गया। पुलिस ने आकर दरवाजा ठीक पाया। एक आदमी ने उसे पागल बताया और खेल खत्म होने की बात कही। 5 घंटे की बातचीत के बाद एक महिला बाहर आई। पुलिस ने उसकी रक्षा की पर वह गायब हो गई। अंत में पता चला कि वह महिला भी एक राक्षस थी। वह सरकारी अधिकारी और पेशेवर है। वह भी वहां थी। उसने घायल पति पत्नी को घर पर इलाज दिया और बताया कि इसको भी वहां आया था। घर पहुंचकर उसने अपना नाम थायू बताया, पर लोग उसे ली कहते हैं। उसके साथ यूसीरो था। लेडी के लिए सेरो सहायक और युवाओं के लिए संरक्षक है। 200 साल पहले यूरो की दिल की बीमारी से मौत होने पर ली ने उसे बचाकर पेशेवर बनाया और वह आज भी जीवित है। अमेरिका के पास अवीजाना का कीमती खून है, जिससे वह किलोजी का अभिशाप मिटाकर सबकी रक्षा करना चाहती हैं। पर मेसा किलो के 2 अनुयायियों ने यूरो का पीछा किया और घर में घुसकर तबाही मचा दी। एक गोली यूरो के सिर में लगी। तब ली ने अपनी शक्ति से कहा कि चिंता मत करो, वे राक्षस हैं और नहीं मरेंगे। फिर अनुयायियों से मिलते हुए उसने हड्डी देख खुश होकर उसे अपना खास किस्सा बताया। वह उसे गेंद की तरह दोनों हाथों से नचाने लगी, जो घूमकर सिर पर वार करती है। उसने इसे राज्य का रहस्य बताया, जो पास छिपी राक्षसी शक्ति के नियंत्रण में उड़ती है। फिर उसने गाड़ी मंगवाई, पर देखते ही तुरंत कुछ घट गया। संख्या लेडी से टकराई और यूरो सेना भड़क गई। बॉल प्रोफेशनल ने इसे अपनी कमाई बताया। उसने पेड़ के पास राक्षसी शक्ति महसूस की। वह शक्ति अजीब तरह से घूमकर लौट आती थी। फिर भी थनजरों ने हार नहीं मानी। उसने कई चालों से राक्षसी शक्ति का सिर काट दिया, पर सिर अलग होने के बावजूद। क्योंकि उसमें राक्षसी शक्ति नियंत्रण की क्षमता थी, थनजरो ऊपर नीचे भागता रहा। गंभीर घायल होने पर भी वह चलता रहा। बॉल प्रोफेशनल ने उसकी छुपने की कला मानी, हालांकि वह खुद भी ताकतवर है। काफी समय बाद बॉल फिर उसके सिर को छू गई। फुटबॉल पहचानते ही जैसे बॉल बाहर निकली, राक्षसी शक्ति चौंक गई, क्योंकि पहले बॉल रुक जाती थी। तभी मिको ने बॉल रोकी और प्रोफेशनल के साथ शूट करने की कला पहचानी गई। अनिश्चितता के बीच ली ताम ने बुद्धिमानी से बॉल प्रोफेशनल को किलो सूजी का नाम लेने को कहा। किलो के नेटवर्क अनुसार नाम लेते ही मौत निश्चित थी। तभी बॉल प्रोफेशनल ने गलती से बॉस का नाम ले लिया, जिससे वह डर गया। किलो सूजी का मरना तय था। तभी उसके शरीर से निकले हाथों ने उसे फाड़ दिया। राक्षस को मारने के 3 तरीके हैं: सूरज की रोशनी, दोस्त की छड़ी और अमेरिकी साबु सूजी। ली थायोक ने बताया कि बॉल प्रोफेशन उसके भोजन द्वैधता का हिस्सा नहीं है। यह सुनकर वह डर गया और उसे सामान्य समझा। आयुग वजन और बूसुजी की मजबूती के बीच उन्होंने 2 सिर वाले राक्षस को हराया और फिर अलग हो गए। 400 बयानों के लिए नई आकर्षक जगह खोजी गई। चंचौत और विशाखा आगे बढ़े ताकि इंसान बनने का इलाज पूछ सकें। लेडी के जवाब के बाद बाउल सिरो ने बताया कि स्कम इंसानों को परिवार मानता था, शायद चीनी होने के कारण उन्हें भी अपना लिया। भावुक थायोक ने उसे इंसान समझने वाले का धन्यवाद किया। जादुई आंखों वाले समदाच भी वहीं रुके। यह रो के साथ चलने से अधिक सुरक्षित था।
चुल ने इसे सही माना, पर ब्रह्मा समाज में वह अपने भाई के साथ ही जाएगी। ली के घर से निकलते ही स्काई ने चुल को सुअर के दक्षिण जाने की बात बताई। तभी चुल ने एक आदमी को शादी के लिए लड़की से जबरदस्ती करते सुना। वह कुंवारा नहीं मरना चाहता था। चुल के पूछने पर पता चला कि लड़की उसे नहीं जानती। बाद में उस आदमी ने लड़की से प्यार का इजहार कर शादी की गुजारिश की। लड़की के जाने पर उसने अपना नाम नीसू बताया। अंतिम चयन में वही आदमी दिखा जो उस लड़की के साथ था। सैनिकों ने उससे प्यार और शादी तक अपनी सुरक्षा की मांग की। तब से सैनिकों सुरक्षा के लिए चुल के पीछे रहने लगी। फिर वे दक्षिण के एक जंगली घर पहुंचे जहां दो बच्चे रो रहे थे। बच्चों ने बताया कि राक्षस ने उनके भाई को उसी घर में कैद किया है। अंदर जाने से पहले चुल ने बच्चों से कहा कि अब वे ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। फिर वह और सैनिकों पिशाच को मारने घर में घुसे, लेकिन बच्चे भी तुरंत उनके पीछे आ गए। अजीब आवाजें सुनकर वे रास्ता ढूंढने लगे पर नाकाम रहे। चारुष और सिंजो बच्चों के साथ दो समूहों में बंट गए। कमरे छानते हुए जब उन्होंने एक दरवाजा खोला तो सामने सुअर का मुखौटा पहने एक डरावना इंसान आ गया। वह सीधा सिंजो के कमरे में कूदा, जिससे बाकी कमरों का रास्ता बंद हो गया। अलग कमरों में बंटते ही सुरक्षा गार्ड उनसे मिल गया। उन्हें पता चला यह सिर काटने वाली फैक्ट्री है, पर वहां आपसी हत्या जैसी स्थिति नहीं थी। तभी सुअर का मुखौटा पहने व्यक्ति कमरे में घुसा। वह महिला भी हो सकती थी, पर उसका मकसद सिर्फ पहचान छोड़कर मारना था। चारुष ने उसे देखा पर परेशान नहीं हुआ, क्योंकि वह किसी और को ढूंढ रहा था। धाई का पता चलते ही वह लड़की को लेकर एक से दूसरे कमरे में जाने लगा। उसकी बहन ने बताया कि घर में 3 विशेष लोग उसे खाना चाहते हैं, क्योंकि उसके खून में मराची है। जो इन्हें पहचान ले उसे 100 लोगों की ताकत मिलती है। जब वे तीनों उसे खाने के लिए लड़ रहे थे, तब एक शुगर मॉन्स्टर से बाहर गिर गया। उसने तय किया कि वह अपना कमरा नहीं बदलेगा, चाहे वे उसे कैसे भी देखें। वे 4 आंखों वाले एक विशेष से भाग रहे थे। सिंजू लड़के के साथ एक कमरे में जा छिपा। वहां विशेष को देख वे डरकर बेहोश हो गए। उसे अच्छा मौका मिला, पर उन्हें पकड़ने की कोशिश में वह फिसलकर गिर गया। तभी हमने सुखियान की चाल चली। उसने विशेष को फिर हराया। होश आने पर उसे कुछ याद नहीं था। उसने साथ वाले लड़के को रक्षक मानकर धन्यवाद दिया। फिर वे अगले घर पहुंचे जहां सुअर के सिर वाले से सामना हुआ। उसने जंगली जानवर की सांस से उसके हाथ और सिर काट दिए। उन्हें आराम नहीं मिला। रो भाइयों के साथ द्रम राक्षस से लड़ रहा है। यह राक्षस कमरा घुमाने जैसी चालें जानता है। फिर वह पेट के बल बैठकर दूर से हमला करता है। राक्षस की मां गुस्सा होकर तेजी से हमला करती है। वह 3 बार हमला और 8 बार चालें चलती है। अंततः थानजीरो ने जल तकनीक के विभिन्न रूपों से राक्षस का सिर काट दिया और दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर भेज दिया। सुअर के सिर वाले लड़के को छात्रों ने डिब्बा तोड़ने से रोक दिया। वे समझ नहीं पाए, पर वरिष्ठ छात्र ने इसे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताकर बचाने की पूरी कोशिश की। हमला होने पर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वह हर हाल में राक्षस को बचाकर अपनी मेहनत सफल करना चाहता था। फिर वह सुअरसिर के पास गया। उसकी 3 पसलियां टूट गईं। पंखा चलाते उसने इसे घटिया विरासत कहा। जवान होने के कारण वह फिर उठ खड़ा हुआ। उसने बुनियादी हमला किया, पर हाथ से नहीं।
सबने सुना कि यही सिर में घुसने का रास्ता है और नीरत्ना का सिर बहुत मजबूत है। उसका मुखौटा गिर गया। उसकी नाक लड़कियों जैसी सुंदर थी जिससे वहां हलचल मच गई। उसने अपना नाम इनोस बताया। होश आने पर सब खत्म हो चुका था। कोई उसके साथ नहीं था। सब राक्षस के घर मिली लाश दफनाने में व्यस्त थे। यहाँ पता चलता है कि इनोस जिद्दी है और हार नहीं मानता। वह अब भी पेड़ों पर सिर टकराने का अभ्यास करता है ताकि फिर मौका मिले, क्योंकि वह संतुष्ट नहीं है। कहानी अंत में तन बच्चों को घर भेजने लगा, पर संत सुवन ने सुरक्षा हेतु एक बच्चे को रोका क्योंकि वही रक्षक था। बच्चे के न मानने पर तन उसकी मां को बेहोश कर आगे बढ़ा। रास्ते में बंटने पर इनोस सहमत हुआ। कभी इनोस संग जंगल में कला दिखी। सिरान की तस्वीर वाले घर का अर्थ इलाज हेतु विश्राम स्थल था, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मालिक ने उनका स्वागत कर उन्हें अंदर बुलाया और कपड़े, भोजन व रहने की जगह दी। वहां घायलों के लिए डॉक्टर भी थे। मालिक ने यह सब पुराने एहसान के बदले किया। फिर सिंसुवन ने स्वर्ग से अपने साथ रहने का कारण पूछा। जुल ने बस इतना कहा कि डिब्बे की शक्ति अब भी उसकी रक्षा करती है। सन्निसीठ वाकई अच्छा इंसान है। सेनी और सूसी के आते ही मार्शल आर्ट्स तकनीक के बाद सब कुछ दिखने लगा। सुएन सुपाई ने खुद को संभाला और महसूस किया कि वह बाहर है। सेनिको उसे देख निको के प्यार में पड़ गई। उसे एक गहरा एहसास हुआ कि इतनी सुंदर लड़की आखिर सच क्यों नहीं बताती। बाद में उसने उस चीनी लड़की को अपनी छोटी बहन बताया। सेन सुवन ने विनम्र व्यवहार अपनाया और दोनों ने माफी मांगकर दोस्ती कर ली। डॉक्टर ने उन्हें ठीक बताकर यात्रा जारी रखने को कहा। थाचा ने बताया कि उनका अगला गंतव्य उत्तर पूर्वी पहाड़ हैं। सब तैयार होने पर उन्होंने मालिक को धन्यवाद देकर विदाई ली। मालिक ने सांस्कृतिक शुभकामनाएं दी जो जंगल में रहे इनों को समझ नहीं आई। रास्ते में उन्होंने दादी की रहस्यमयी बात पूछी। फिर वे थाचा की चिंता में तेजी से दौड़ते हुए प्योरत्ना और थाचारों के साथ नाकुआर पहाड़ के तल तक पहुंच गए। डर से उनके कदम रुक गए और पहाड़ किसी कब्र सा डरावना लगा। तभी ठाचा ने वर्दी पहने एक घायल शख्स को मदद मांगते देखा, पर सवाल पूछने से पहले ही वह अजीब हरकत कर जंगल में उछल हो गया। वे पहाड़ पर पहुंचे और आगे बढ़े, जबकि सेनिसो पीछे रह गया। अंदर का नजारा नरक जैसा था और पूरा पहाड़ बिच्छुओं से भरा था। थाचा ने साथियों का आभार माना और उसे दूसरों की मदद करने की खुशी समझ आने लगी। आगे उन्हें एक अलग वर्दी वाला आदमी मिला, जिसे वे लेटे हुए रॉडर के पास भेज रहे थे। शुरुआत में वह घबरा गया क्योंकि चुनौती कठिन थी। उसे लगा कि अनुभव के लिए कम अनुभवी टीम भेजनी चाहिए थी। हार के बाद वह दुखी था। पूछने पर उसने बताया कि उनकी 10 लोगों की टीम पर राक्षसों के शिकार के दौरान उनके ही एक साथी ने हमला कर सबको मार दिया। सिर्फ वही बच पाया। उधर खेल के मुख्यालय को अब तक इस हादसे की कोई खबर नहीं थी। अगले दिन एक घायल ने बताया कि पहाड़ पर कई लोग मारे गए। उन्होंने आहार सिरा जैसी मुख्य टीम के बजाय सिर्फ 2 लोग भेजे क्योंकि तब फायदा उठा सकता था। अब सी पहाड़ के नीचे उदास है क्योंकि उसे लगता है कि उसे छोड़ दिया गया, पर असल में थोड़ी देर रुकने पर वह साथ होती। दादी ने उसे दोस्तों की मदद के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समझाया कि दूसरों के मामलों में न उलझें और याद रखें कि खूबसूरती स्थायी नहीं है, सीखो। तभी स्वर्ग की याद आते ही वह उस रास्ते पर दौड़ पड़ी जहां अपनों के अलावा कोई नहीं बचता, तुम भी नहीं।
पहाड़ पर मौजूद लोगों ने हमारी तलाश के दौरान हमें सुना। सैन जैसे कुछ सदस्य स्थिति समझ नहीं पाए और हमला कर दिया। वे उन्हें वहीं मारना चाहते थे, पर उनके जीवित होने के कारण रुक गए। यह पेशेवर मामला नहीं था। उन्होंने देखा कि वे लोग पीठ पर बंधी डोरियों से नियंत्रित थे और उन्हें काटने का आदेश मिला। जमीन पर सूचना दी गई, पर वे फिर उठ खड़े हुए। पता चला कि नियंत्रक पास ही है, पर पहाड़ बड़ा होने से कुछ को खबर नहीं थी। तभी जंगली जानवरों की सांस तकनीक से राक्षस का पता चला और वे उस ओर भागे। आगे बढ़ते हुए उनका संकल्प बढ़ा। वहां वे एक महिला द्वारा नियंत्रित समूह से मिले। उनका रास्ता एक ही था। एक पुरुष नियंत्रक ने महिला को थाई टीम को खत्म करने का आदेश दिया, वरना उसे मारने की धमकी दी। उसके शक्तिशाली पति ने भी डर के मारे तेजी से काम शुरू कर दिया। महिला की टीम अब और भी आक्रामक हो गई थी, लेकिन वे सभी असहनीय दर्द से गुजर रहे थे। दर्द से बचने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, पर यह आसान नहीं था। फिर महिला नियंत्रक ने उन्हें पेड़ों पर चढ़ाकर आदेशों से मुक्त किया। उसने भी मदद की और गर्व से खुद को साबित किया। उसे बेरहमी से मारा गया। हड्डियां देख वे डर गए और उस महिला नियंत्रक पर गुस्सा हुए। वे उसे मारने निकले। उनका ताकतवर वंशज रास्ते में गिर गया। अंत में वह विशाल सिर वाला जीव सामने था। कोई नहीं जानता था कि उसे कैसे मारें। पूछा गया कि क्या कोई रास्ता है। जवाब मिला, 2 बैटरियां एक के नीचे एक रखो। तभी वे सब अंदर घुस गए, लेकिन उनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके शरीर से खून बहने लगा। वह वर्चस्व के लिए उसे मारना चाहता था। जब उसे लगा कि वह भाग नहीं पाएगा, तब किसी ने आकर उसकी मदद की। बेचैनी के बावजूद उसने खुद को संभालकर दुश्मन का सामना किया। उसने इनों का प्रभावी इस्तेमाल किया और सबने मिलकर काम किया। उसे ऊंचे दाम पर बेचने का अधिकार मिला, पर उसने चालाकी से उसके पैर काटकर अंत में इनकार कर दिया। उसने उसे खींचकर मार डाला और यह साफ हो गया कि वह इनों की वजह से हार गया। ऊपर से उसने पास ही व्यापार क्षेत्र देखा और सीधे हमला किया। विपक्षी महिला ने उसे आते देख मौत स्वीकार कर ली। उसकी हड्डियां दिखने तक सिर काट दिया गया था। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि दर्द भी नहीं हुआ। मरते हुए उसे पिता के अत्याचार और मकड़ी के बच्चे की बेरुखी याद आई। अंत में उसे उस व्यक्ति की याद आई जिसने उसके इंसान रहते समय उससे अच्छा व्यवहार किया था। क्या वह थानीरो का पिता था? उसने सुअर से कहा कि वह चौंक गया क्योंकि पहाड़ पर मास्टर सान का पवित्र स्थान है। मशीन जू किसी परिचित को ढूंढ रही थी और सब डरे हुए थे। तभी एक नरसिर वाली मकड़ी दिखी। सब डर गए पर इसे कल्पना समझा। पर यह सच था। ऊपर घर देखकर वे नीचे नहीं उतरे। तभी एक इंसान के सिर वाला अजीब जीव घर से तेजी से निकला और डरावने तरीके से हवा में भाग गया। उसने सेने से कहा कि डरो मत, ऐसा पहले भी हुआ है। वह जल्द राक्षस बन जाएगा और आदत के अनुसार ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, पर इस बार वह काले पीले पेड़ से गिर गया। वह पेड़ पर चढ़ा, पर सिंजू से डरकर बेहोश होकर गिर पड़ा और हाथ चोटिल कर बैठा। गार्ड्स बहादुरी से पेड़ की ओर दौड़े और बच्चों को मालिक के पास भेजा। तेज बारिश में भी छात्रों ने हिम्मत दिखाई। वे तेज चलने की तकनीक में पूरी तरह सफल नहीं हुए, फिर भी हम बच गए क्योंकि मकड़ी का जहर उसके दिल तक पहुंच गया था। उम्मीद थी वह बचेगा। तभी यामेंग हाक सिएरा की सीनों ने आकर उसकी जान बचाई। उसने सैनिकों की भी तारीफ की, जिसने सांस रोककर जहर फैलने से रोका।
अगर वह ऐसा न करता तो मदद समय पर न मिलती। मैं मरने को तैयार था, पर आप सबका धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो शेयर और फॉलो करें ताकि अगली कड़ी मिस न हो। अब विदा लेता हूँ।